अच्छा जी, तो अब हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर हम थे कि ये यहाँ पर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया। इस आउटपुट आरसी नेटवर्क के लिए हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया था, क्योंकि हमारे पास एक करंट सोर्स था और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टर था। हम ये चाह रहे थे कि हम इसको एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर लें और इस रेजिस्टर को सीरीज में ले आएँ। तो हमें क्या करना पड़ा, हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया। ऑब्वियस है कि हम सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर देते हैं। अच्छा, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक टेक्निक है जो हमने एलसीए में पढ़ी हुई है, लीनियर सर्किट एनालिसिस के कोर्स में। अगर हमारे पास एक करंट सोर्स हो, इन पैरेलल एक रेजिस्टर हो, तो हम क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स बना लेते हैं और सीरीज में रेजिस्टर। और वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड होता है आई टाइम्स आर, यानी इस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम्स दिस रेजिस्टेंस, और आर को सीरीज में लगा देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाता है एक कन्वर्टेड सर्किट। और इसके वाइस वर्सा भी पॉसिबल है, हम पहले देख चुके हैं। अच्छा जनाब, फाइनली ये सर्किट बन गया। जब इस सर्किट के ऊपर हमने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, इस पार्ट के ऊपर जिसमें ये एक करंट सोर्स है और एक रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है, तो फाइनली ये बन गया। और फिर इस कैपेसिटर सी टोटल, सी आउट टोटल को हमने वैसे ही लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सी आउट टोटल वैसे का वैसा ही आ गया। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो अब अगर हम, और हमें पता है कि सीरीज आरसी सर्किट के लिए, कोई भी सीरीज आरसी सर्किट हो, उसकी कोई भी वैल्यू ऑफ आर हो और कोई भी वैल्यू ऑफ सी हो, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि उसकी यकीनन एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी होगी। और चूंकि हम अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डील कर रहे हैं, इसलिए हम उसके साथ यू लगा देते हैं ताकि पता लग जाए कि ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और चूंकि हम इसको आउटपुट आरसी नेटवर्क की वजह से यूज़ कर रहे हैं, की वजह से इसे कंप्यूट करने लगे हैं, ये सर्किट भी आउटपुट आरसी नेटवर्क के लिए बना था, इसलिए हम ये करते हैं कि इसके सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर एक ओपी भी लिख देते हैं। इस ओपी का मतलब है ये आउटपुट है। अब हमारा काम का खासी हद तक आसान हो गया। खासी हद तक आसान इसलिए हो गया कि हमें पता है कि सीरीज आरसी सर्किट के लिए जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, उसके ऊपर जो इसका एक्स सी है, और सी हमारे पास है टोटल आउटपुट, वो किसके इक्वल होगा, इस सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टर के। ये हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से हम पढ़ते आए हैं। जब हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे उस वक्त से हम पढ़ते आए हैं, और इसे हम कई दफ़ा इस्तेमाल कर चुके हैं। तो ये आर सी इन पैरेलल विद आर एल हो जाता है। एक्स सी आउट है आर सी इन पैरेलल विद आर एल। अब क्या करें, अब एक्स सी किसके इक्वल होगा, 1/2 पाई एफ सी अपर ड्यू टू आउटपुट टाइम्स सी आउट टोटल इज इक्वल टू आर सी इन पैरेलल विद आर एल। और अब बड़े आराम से यहाँ से एफ सी की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, और आपके पास एक एफ सी यू आ जाएगी जो कि होगी ड्यू टू आउटपुट नेटवर्क, और उसकी वैल्यू होगी 1/2 पाई आर सी इन पैरेलल विद आर एल टाइम्स सी आउट टोटल, सी आउट टोटल। ये आ गई, ये बहुत अच्छी है। और यकीनन इसका फेज एंगल भी हमने पढ़े हुए हैं। तो अगर ये इनपुट एट ज़ीरो एंगल हो, तो फेज एंगल होगा tan इनवर्स एक्स सी टोटल आउट
ठीक हो गया जी। तो इसलिए क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि ये जो एक्स सी टोटल है ये डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी है, तो इसलिए ये थीटा यानी फेज लैग, और इस केस में फेज लीड, बिकॉज आउटपुट अब यहाँ है, तो ये जो फेज लीड होगा, ये फेज लीड जो इस वोल्टेज वी आउट जिसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ये डिपेंड करता होगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक हो गई। उसके बाद इसी सेम लेक्चर के अंदर हमने सॉल्व की थी एक एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल, जिसमें हमने वही पैरामीटर्स रखे थे जो हमने रखे थे किसके लिए, जब हमने लास्ट लेक्चर में इसी सेम प्रॉब्लम को सॉल्व किया था फॉर इनपुट आरसी सर्किट। तो वही सेम एग्जांपल है, मैं उसका सिर्फ आउटपुट पार्ट ड्रॉ कर देता हूँ। उसमें हमारे पास ऐसे था, ये आरसी था, ये कुछ पार्ट था जो कि मैं छोड़ रहा हूँ, और एक आर एल था, और ये वीसीसी के साथ कनेक्टेड था, और इन दोनों की वैल्यूज अगर आपको याद हो लास्ट लेक्चर में, आरसी की वैल्यू भी 2.2 किलो ओम और आर एल की वैल्यू भी यही थी 2.2 किलो ओम। यही दोनों थी, और जो और डेटा गिवन था वो था CBC 2.4 पिको फैरेड, ये भी सेम प्रॉब्लम में जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था उसमें ये गिवन था, और इसका AV भी हमने कंप्यूट किया था लास्ट लेक्चर में, कंप्यूटेड लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्यूट किया था इसका AV A99, ये हमने लास्ट लेक्चर में कंप्यूट किया था। तो इस लेक्चर में हम क्या करना चाह रहे हैं, इस लेक्चर में हम फाइंड करना चाह रहे हैं इसका FCU ड्यू टू आउटपुट नेटवर्क, आउटपुट RC नेटवर्क, जो इसका फॉर्मूला ये है। मैंने इसीलिए इसको इरेज नहीं किया क्योंकि इसने भी इस्तेमाल होना है, ये मैंने इसको इरेज नहीं किया था क्योंकि मुझे पता है कि इसने इस्तेमाल होना है। ये हमने कंप्यूट करना है गिवन दिस डेटा, गिवन दिस नेटवर्क, गिवन दिस एम्पलीफायर। तो हमने FC अपर फाइंड करना है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ड्यू टू आउटपुट RC नेटवर्क, राइट। तो ये फॉर्मूला है RC 1/2 पाई RC इन पैरेलल विद RL टाइम्स C आउट टोटल। RC भी गिवन है, RL भी गिवन है, लेकिन C आउट टोटल हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। अगर हम ये कंप्यूट कर लेते हैं तो फिर हम FC अपर ड्यू टू आउटपुट RC नेटवर्क हम फाइंड कर सकते हैं। वो बड़ा आसान है, C आउट टोटल हम कैसे फाइंड करेंगे, 1 + AV ओवर AV टाइम्स CBC। ये कहाँ से आया, ये मिलर है, मिलर की इक्वेशन है, मिलर की इक्वेशन है ये मिलर्स इक्वेशन है। इसको अप्लाई करके आप C आउट टोटल फाइंड कर लें। वंस आपने वो कर लिया तो आप उसकी वैल्यू यहाँ अप्लाई कर देंगे एट FCU ड्यू टू आउटपुट RC नेटवर्क आप फाइंड कर लेंगे। तो हम इसमें पुट करते हैं, AV 99 है, तो 99 + 1 ये 100 हो गया, डिवाइडेड बाय 99 टाइम्स CBC, CBC इज 2.4 पिको। ठीक हो गया। तो ये 100/99 जस्ट above 1, almost a 1, so this is approximately the same 2.4 picofarad. So C out total comes out to be the same 2.4 picofarad. जिंदगी आसान हो गई, क्या करें, तो यहाँ पुट कर दें, और FCU ड्यू टू आउटपुट RC नेटवर्क फाइंड कर दें। 1/2 पाई RC 2.2 के है, ये पुट कर दें 2.2 के इन पैरेलल विद 2.2 के, ये 2.4 पिको पुट कर दें, तो जनाब आपके पास एक आंसर आ जाएगा, और वो है
जब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो एक जो ठीक है, ठीक है जी। तो ये FCU आउटपुट आ गया 60.3 मेगाहर्ट्ज, जो कि ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट करने से आ गया। और इससे पहले जो इससे लास्ट लेक्चर था, कौन सा था इससे लास्ट लेक्चर? ECD10 लेक्चर में हमने काम किया था, हमने FCU फाइंड किया था ड्यू टू इनपुट RC नेटवर्क, और वो था 1.62 मेगाहर्ट्ज। अब हम ऐसा करते हैं, इन्हें कंपेयर करते हैं। हम ये देख रहे हैं कि ड्यू टू द आउटपुट RC नेटवर्क ये बहुत ज़्यादा है, 60.3 काफ़ी ज़्यादा है इस इनपुट वाले से। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें फिजिकली, इनको फिजिकली ड्रॉ करें तो ये ऐसे होगा, ये मिड बैंड होगा, ये मिड बैंड है। यहाँ पे जाके गेन ड्रॉप होना शुरू हुआ, ये आ गया 1.62, ये अप्रॉक्सीमेटली 1.62 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। इस पे जाकर गेन ड्रॉप होना शुरू हुआ विद सम रेट। रेट क्या होता है? रेट होता है -20 dB पर डिकेड। और फिर आप चलते चलते आप चले गए एक फ्रीक्वेंसी पे, जो कि ये फ्रीक्वेंसी है FCU आउटपुट 60.3 मेगाहर्ट्ज। ये बहुत करीब क्यों आ गई इसके? ये 1.62 है, 60 उसके बहुत करीब क्यों आ गई? क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है, एक्स एक्सिस के ऊपर लॉगरिथमिक स्केल है। उसके बाद ये ड्रॉप या ये डीके फास्टर हो जाता है। फास्टर क्यों हो जाता है? क्योंकि अब इसमें दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऐड हो गई हैं, और ये डीके अब -20 dB पर डिकेड नहीं रहा, बल्कि -40 dB पर डिकेड हो गया। इसलिए ज़्यादा स्टीप हो जाता है, स्टीपर हो जाता है कंपेयर टू -20 dB पर डिकेड। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया लेक्चर नंबर यहाँ पे ख़त्म हो गया लेक्चर नंबर कौन से वाला? 11। अब इसको मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि ये FCU इनपुट है, FCU ड्यू टू इनपुट नेटवर्क है, और ये FCU ड्यू टू आउटपुट नेटवर्क है। तो ड्यू टू आउटपुट नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा है, तो वो अच्छा, इनमें से एक डोमिनेंट होती है, जो वाकई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर रही है, डोमिनेंट होती है। डोमिनेंट कौन सी है इन दोनों में से? दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, इन दोनों में से एक डोमिनेंट है। डोमिनेंट कौन सी है? जो डिसाइड कर रही है, जिसके ऊपर गेन जो पहले वाली है, जो स्मॉलर है। डोमिनेंट FCU कौन सी होती है? दो FCUs है हमारे पास, एक ड्यू टू इनपुट है, एक ड्यू टू आउटपुट है। तो इन दोनों में से डोमिनेंट कौन सी है? जो स्मॉलर है, द स्मॉलर FCU। जो मर्जी हो, ड्यू टू इनपुट नेटवर्क हो या आउटपुट नेटवर्क हो, तो जो स्मॉलर होगी वो डोमिनेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम लो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर हमारे पास 3 कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती थी। यहाँ पर -20 dB, -40 dB, -60 dB से ये ड्रॉप हो रहे हैं। तो इनमें जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है गोइंग टू द लेफ्ट, यानी जो लार्जेस्ट वैल्यू है, ये कट ऑफ, ये डोमिनेंट है।
ये डोमिनेंट होती है। तो डोमिनेट करने वाली डोमिनेंट FCl कौन सी होती है? वो होती है द लार्जेस्ट ऑफ द थ्री, द लार्जेस्ट FCl, क्योंकि वहां पर हमने 3 FCLs फाइंड किए थे, due to the input coupling capacitor FCl, due to the output coupling capacitor and FCl due to the bypass capacitor। तो वहाँ पे 3 FCLs थे, तो उनमें डोमिनेंट कौन सी होती है? डोमिनेंट वो होती है जो उनमें सबसे ग्रेटेस्ट यानी लार्जेस्ट होती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जनाब हमारा एक लेक्चर ECD 11 ख़त्म हो गया, और अभी हम पढ़ते हैं ECD 12, जो कि है असल में FET एम्पलीफायर्स का रिस्पांस और इनपुट RC नेटवर्क का रिस्पांस है। और फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है आउटपुट सेम FET नेटवर्क के लिए, लेकिन वो है ड्यू टू द आउटपुट RC नेटवर्क। ठीक हो गया। तो 12 और 13 दो लेक्चर्स हैं जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं। इनमें से एक लेक्चर में हमने पढ़ा हुआ है FET का हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ड्यू टू इनपुट साइड नेटवर्क RC नेटवर्क, और दूसरे में हमने पढ़ा हुआ है FCU ड्यू टू आउटपुट नेटवर्क। तो 12 और 13 ये हैं, सॉरी 12 और 13 नहीं, हाँ ठीक है 12 और 13। तो 12th लेक्चर हमारा ये था कि अब हमने एम्पलीफायर चेंज कर लिया है। अभी तक जो कुछ हम पढ़ रहे थे वो था BJT नेटवर्क, तो अब हमने नेटवर्क चेंज कर लिया। अब हमारा नया नेटवर्क है FET, एम्पलीफायर चेंज कर लिया, तो अब हम आ गए हैं FET एम्पलीफायर पर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। हमने लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी पढ़ा हुआ है, FET एम्पलीफायर्स के लिए लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस भी पढ़ा हुआ है। अब हम FET एम्पलीफायर को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी जंक्शन का, और एक बात तो तय है कि यहाँ पर भी जो हाई फ्रीक्वेंसी में ड्रॉप इन गेन है, ये रिडक्शन इन गेन है, वो ड्यू टू जंक्शन कैपेसिटेंसेस है। ठीक है, एक बात होता है कि जंक्शन कैपेसिटेंसेस की वजह से, ये चाहे वो BJT नेटवर्क है या FET नेटवर्क है, आउटपुट साइड पर ड्रॉप इन फ्रीक्वेंसी है ड्यू टू जंक्शन कैपेसिटेंसेस। यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर कितनी कैपेसिटेंसेस हैं। अगर हमें इसकी कैपेसिटेंसेस का पता हो तो फिर हम उनको सॉल्व करके बता सकते हैं कि उनमें से कितनी इनपुट की साइड पर है और कितनी आउटपुट साइड पर है। अच्छा जी, यहाँ पर आपको मिलती हैं 3 कैपेसिटेंसेस। वन ऑफ these 3 is solely on the input side, CGS। आपको पता है इसके टर्मिनल्स का नाम होता है गेट टर्मिनल, ड्रेन टर्मिनल और सोर्स टर्मिनल। बिल्कुल इस तरह BJT के केस में ये बेस होता है, ये कलेक्टर होता है, ये एमिटर होता है। तो FET के केस में ये गेट है, ये ड्रेन है, ये सोर्स है। तो एक जंक्शन कैपेसिटेंस CGS है। हम बाहर नहीं लगाते, बाहर से नहीं लगाते, मैंने बताया हुआ है, इसको बाहर से नहीं लगाया जाता, ये होती है इसके अंदर, ये खुद ही होती है, हम इसको खुद से नहीं लगाते, ये इसके अंदर होती है, ये बाय डिफॉल्ट जंक्शंस के अंदर होती है। तो एक CGS है। BJTs के केस में भी हमने देखा था, वहाँ पर भी बेस से एमिटर के दरमियान में एक कैपेसिटेंस थी CBE, और वो भी इनपुट साइड पर ही थी, आउटपुट साइड पर नहीं थी, वो भी इनपुट साइड पर ही थी। ठीक है, तो ये भी इनपुट साइड पर है, गेट टू सोर्स। उसके बाद एक और कैपेसिटेंस भी होती है, और वो होती है जनाब बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, CG और D। CGD मैंने इसे क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि ये गेट और ड्रेन के दरमियान है। ये नजर आ रहा है ना? आ रहा है, गेट और ड्रेन के दरमियान है। ये गेट और ड्रेन के दरमियान है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया CGD। और एक कैपेसिटेंस और भी है जो कि है
बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, उसको मैंने लिख दिया CDS, ड्रेन एंड सोर्स। अब ये जो गेट और सोर्स वाली कैपेसिटेंस है, ये बिल्कुल जिस तरह बेस एमिटर की कैपेसिटेंस होती थी, ये सोलली इनपुट की साइड पर है। ये बड़ी अच्छी है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इनपुट साइड पे है। जब हम इनपुट RC नेटवर्क बनाएंगे ये आ जाएगी। ये बहुत आसान हो गया, ये हमें बड़ी अच्छी लग रही है, ये हमें बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि ये सोलली इनपुट की साइड पे है, ये हमें तंग नहीं करेगी। CDS सोलली आउटपुट की साइड पर है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये आउटपुट साइड पे है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ता, हमेशा इसको आउटपुट साइड के ऊपर ही कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए ये मुझे बड़ी पसंद है। ठीक हो गया जी। उसके बाद एक है CGD, ये कैपेसिटेंस गंदी है। क्यों, इसको क्या मतलब, क्यों गंदी है, ये क्या बुराई है इसमें? इसका मतलब ये, इसका प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम ये है कि ये है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट की दोनों साइड पे है, इनपुट साइड पे भी है, आउटपुट साइड पे भी है। तो इसका प्रॉब्लम है, ये किसी एक साइड पर नहीं हो रही, ना ये इनपुट साइड पे है पूरी तरह से, ना ये पूरी तरह से आउटपुट साइड पे है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जब हमें ऐसी कैपेसिटेंस मिल जाए, जिस तरह हमें ऐसी कैपेसिटेंस पहले भी मिली थी, हाँ मिली थी, याद आया आपको? नहीं याद आया? मुझे याद आ गया। कौन सी थी? जब हम BJTs पढ़ रहे थे तब भी हमें एक ऐसी कैपेसिटेंस मिली थी। मैं आपको याद कराता हूँ कि वो कौन सी कैपेसिटेंस थी। वो ये थी, वो थी CBC, बेस और कलेक्टर के दरमियान की। याद आया आपको? ये कैपेसिटेंस भी इसी की तरह की कैपेसिटेंस थी, इस कैपेसिटेंस की और इस कैपेसिटेंस की नेचर सेम है। यहाँ पर भी बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट है, ये भी बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट है, तो ये सेम नेचर की हो गई, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हो गए, इनकी नेचर एक जैसी है। आपको याद है कि जब हम ये पढ़ रहे थे तो हमने इस कैपेसिटेंस को कैसे सॉल्व किया था? किसी बच्चे को याद है? हाँ याद होगा आपको, हमने इसको सॉल्व किया था बाय अप्लाइंग मिलर्स इक्वेशन। मिलर ने एक टेक्निक बताई हुई है, हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं, इसका एक पार्ट इनपुट की साइड पर ले आते हैं, एक पार्ट आउटपुट की साइड पे। तो यही काम हम इस FET की इस कैपेसिटेंस के साथ भी करने वाले हैं, जो है बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट, और उसका नाम है CGD। तो यही सलूक जो हमने CBC के साथ किया था BJTs के केस में, वही सेम सलूक हम करने वाले हैं इस CGD के साथ FETs के केस में। क्या करेंगे? FETs के केस में हम क्या करने वाले हैं, इसका एक पार्ट इनपुट पर ले आएंगे और एक पार्ट आउटपुट पर, और उसके लिए कौन हमारी हेल्प करेगा? मिलर करेगा। मिलर ने क्या कहा हुआ है कि इस CGD को मल्टीप्लाई कर दो 1 + AB से, तो क्या बन जाता है? इसका इनपुट पार्ट, वो पार्ट जो इनपुट पे नजर आता है, और इसी CGD को मल्टीप्लाई कर दो 1 + AB ओवर AB से, तो इसका वो पार्ट बन जाता है जो आपको नजर आएगा आउटपुट पर। तो जनाब जिंदगी काफ़ी हद तक आसान हो गई है, जिंदगी काफ़ी हद तक आसान हो गई है, क्योंकि अब हमारे पास हमें ये पता लग गया कि इनपुट साइड की टोटल कैपेसिटेंस क्या है और आउटपुट साइड की टोटल कैपेसिटेंस क्या है, जो हमें हाई फ्रीक्वेंसी पर नज़र आती है। लिख लें एक दफ़ा, इनपुट साइड की सारी चीज़ों को मिलाकर लिख लेते हैं। इनपुट साइड पर जितनी भी कैपेसिटेंसेस नज़र आ रही हैं उन सबको मिलाकर लिख लेते हैं। ये मैंने नोट्स पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन अब लिख देता हूँ। C in टोटल इनपुट साइड पे सारी की सारी कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटेंस तो यकीनन वो आ जाएगी जो है ही इनपुट की साइड पर, सारी की सारी कौन से वाली? ये वाली CGS, ये तो है ही इनपुट की साइड पर। और इनपुट की साइड पर दूसरी कैपेसिटेंस कौन सी होगी? इस CGD का मिलर वाला इनपुट पार्ट, जो कि है CGD मल्टीप्लाइड बाय प्लस CGD मल्टीप्लाइड बाय 1 + AB। ठीक हो गया जी? तो ये वो पार्ट हो गया, ये वो टोटल इनपुट साइड की कैपेसिटेंस हो गई। हम टोटल आउटपुट साइड की कैपेसिटेंस भी लिख सकते हैं।
आउटपुट साइड की टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी, वो ये है सी आउट टोटल इज सी डी एस तो है ही आउटपुट साइड पर, सी डी एस तो है ही आउटपुट साइड पर, तो उसको तो फौरन लिखते हैं बगैर कुछ सोचे समझे, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि सी डी एस कहाँ है, सी डी एस है आउटपुट साइड पर, तो नहीं सोचना, सी डी एस आपने लिख दिया। और सी जी डी का वो पार्ट जो कि मिलर ने कहा था कि आउटपुट साइड पे नजर आएगा, वो ये है प्लस सी जी डी टाइम्स 1 प्लस ए वी ओवर ए वी। तो अभी हम क्या करते हैं, हम जल्दी से इसका इनपुट आरसी नेटवर्क बनाते हैं और देखते हैं कि कौन सी कैपेसिटेंसेस किसी एक एफईटी एम्पलीफायर में कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस हमें इनपुट पर नज़र आती हैं और क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये तो हमारी अपनी ज़िंदगी हमने काफ़ी हद तक आसान कर ली कि ये कैपेसिटेंस हमें फ्रॉम द इनपुट टर्मिनल टू ग्राउंड नज़र आती होगी। हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंसेस क्या क्या नज़र आती हैं। हम जल्दी से इस पोर्शन को इरेज कर देते हैं, लेफ्ट वाले पोर्शन को, और यहाँ पर बना लेते हैं एक एम्पलीफायर, एफईटी एम्पलीफायर बना देते हैं। एफईटी एम्पलीफायर कैसे बनता है, ऐसे करके एक रेजिस्टर और एक ट्रांजिस्टर और एक आरजी और एक कैपेसिटर और एक सोर्स और इस सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि है RS। इसको ये VDD के साथ कनेक्ट हो गया, ये RS हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, और आउटपुट पर एक कपलिंग कैपेसिटर और जनाब एक RL लोड रेजिस्टर। तो आप ये देखते हैं ये दो कैपेसिटर्स हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर शॉर्ट हो जाते हैं, इसलिए इनको हम कंसीडर नहीं करते। हम ये देखते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर हमें इनपुट साइड पर क्या आरसी नेटवर्क नज़र आता है, इनपुट साइड पर क्या आरसी सर्किट या आरसी नेटवर्क नज़र आता है। इनपुट की साइड पे अगर यहाँ से देखें तो हमें नज़र आता है आर इन क्या होगी, ये RG, और इस एम्पलीफायर की इंटरनल रेजिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि एफईटीज़ की बेस की तरफ देखें तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करें, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जैसे ये एक Vin का सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड है Vin, इसके साथ सीरीज में एक RS, उसके बाद ये RG टू ग्राउंड, उसके बाद Rin, इस Rin का एक नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा है मैंने इसका नाम, Rin गेट, RNG लिख देता हूँ, मतलब गेट, Rin मतलब गेट की इनपुट रेजिस्टेंस, और फाइनली एक कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, ये C इन टोटल, जिसमें एक इनपुट पार्ट है, इनपुट कैपेसिटर है, और एक मिडिल कैपेसिटर का मिलर पार्ट जो कि इनपुट साइड पर है, C इन टोटल। ठीक हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों पैरेलल में हैं, जब आप इनको सॉल्व करते हैं तो Rin गेट बहुत ज़्यादा होती है, ये हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम्स है, RG भी अच्छी खासी होती है, ये टेंस ऑफ मेगा ओम्स है, लेकिन जब आप टेंस ऑफ मेगा ओम्स को हंड्रेड्स ऑफ मेगा ओम्स के साथ पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो जो आंसर आता है वो छोटे वाली ही होती है, छोटे वाली से थोड़ी सी कम, या छोटे वाली समझ लें, छोटे वाली रेजिस्टेंस ही होती है। जब आप एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस को
बहुत बड़े रेजिस्टेंस को छोटी रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में सॉल्व करते हैं तो आंसर आता है ऑलमोस्ट हाथ नजर आ रहा है, ऑलमोस्ट छोटे वाली रेजिस्टेंस, आप नजर आए, ऑलमोस्ट छोटे वाली रेजिस्टेंस। तो जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये वैनिश ही हो जाती है, क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली RG। तो RG ही हो गई ना, RG ही हो गई। अब क्या करें, अब एक छोटा सा काम करें, आपको तकलीफ तो होगी लेकिन चलें कर देते हैं। वो ये है कि इस पोर्शन के ऊपर, इस पोर्शन के ऊपर ST अप्लाई करते हैं। ST क्या चीज़ है? ST है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। तो जनाब बाय अप्लाइंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ST अप्लाई करने से क्या होगा, ये सीरीज में है, एक वोल्टेज सोर्स अगर सीरीज में हो किसी एक रेजिस्टर के साथ, इसका मैग्नीट्यूड Vin हो, इसका मैग्नीट्यूड R हो, RS है, तो आप जब इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो एक नेटवर्क बन जाता है जो कि आप ऑप्शनली बना सकते हैं, जिसमें होगा एक करंट सोर्स जिसकी वैल्यू होगी Vin ओवर RS, और यही सेम RS सीरीज के बजाय पैरेलल में आ जाएगा, RS इन पैरेलल। लो जी, जिंदगी काफ़ी हद तक आसान हो गई। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इनटू आ करंट सोर्स जो कि होगा Vin ओवर RS। ये डॉटेड लाइन अरेज कर देता हूँ, मुझे अच्छी नहीं लग रही। अच्छा जी, और ये RS अब यहाँ नहीं रही बल्कि ये यहाँ आ गई। RS, तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी लगानी पड़ती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है जब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है जब मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, पता नहीं क्या बात है लेकिन मुझे अच्छी लगती है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक हो गया जी। तो अब ये RS और RG पैरेलल में है तो सॉल्व कर देते हैं। ये बन जाएगा RG इन पैरेलल विद RS, और इस RS को हम रिमूव कर देंगे, यानी इन दोनों पैरेलल रेजिस्टर्स को मिला के एक ही रेजिस्टर बना दिया। अब ये बन गया RG इन पैरेलल विद RS। अब देखें, अब फिर थोड़ी सी assumption है और जो कि बड़ी रीजनेबल है, वो ये कि RG है टेंस ऑफ मेगा ओम्स, 10 मेगा ओम्स, 20 मेगा ओम्स, 50 मेगा ओम्स भी होती है इसकी वैल्यू। RS की वैल्यू क्या होती है? 50 ओम, 100 ओम्स, 200 ओम्स। तो कहाँ 100 ओम्स, कहाँ 10 मेगा ओम्स। 10 मेगा कितना बन गया? 10,000 ओम्स वर्सेस 100 ओम्स। तो बेचारे 100 ओम की क्या वैल्यू है? तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 10,000 ओम्स। 10 मैग मतलब 10,000 सॉल्व्ड इन पैरेलल विद ओनली 100। इसका आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया था, बहुत बड़े रजिस्टर को एक बहुत बेचारे छोटे से रजिस्टर के कंपैरिजन में अगर सॉल्व कर लें तो आंसर क्या आ जाता है? छोटे वाला रजिस्टर, अप्रॉक्सीमेटली 100। ये बात आपने पहली दफ़ा पढ़ी थी, मेरा ख्याल है ये पहली दफ़ा पढ़ी होगी FSC में, A लेवल्स में, या फिर हमारे यहाँ LCA के कोर्स में पढ़ी होगी। सारे बच्चों ने LCA पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बता दे कि उसने LCA का कोर्स नहीं पढ़ा हुआ। सब नहीं पढ़ा होगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी की सप्ली हो, ये हो सकता है, लेकिन उसका हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी की सप्ली है तो फिर पहले सप्ली क्लियर कर ले, फिर हमारे कोर्स में आ जाए। ठीक हो गया जी। LCA में हमने पढ़ा था कि 10,000 बहुत बड़ी वैल्यू ऑफ रजिस्टर को स्मॉल वैल्यू ऑफ रजिस्टर से सॉल्व करते हैं तो आंसर आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली वही स्मॉल वैल्यू। तो स्मॉल वाली RG इन पैरेलल विद RS, RG बहुत बड़ी है, RS बहुत छोटी है। जब पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो छोटे वाली रह जाएगी, बड़े वाली ख़त्म। ठीक हो गया। ये एक और अच्छा काम हो गया, बल्कि ये तो हमारे लिए और भी आसान हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फिर इतने से पोर्शन के ऊपर
हम फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। जब हम इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा वोल्टेज सोर्स बन जाएगा दोबारा, जिसकी वैल्यू है वी इन, और ये आर एस अब यहाँ नहीं रहेगी, बल्कि ये आ गई यहाँ सीरीज में आ जाएगी, ये आर एस सीरीज में आ गई। अब हमारे पास बन गया एक आर सी नेटवर्क, और इधर आपने सी इन के क्रॉस आपने आउटपुट ले ली। और अब हम इसके साथ वही करने वाले हैं जो अभी हमने किया है, एफ सी यू फाइंड करने वाले हैं। और आपको पता है क्या, एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी यू एक चीज ट्रू होती है, और वो ये होती है, एट एफ सी यू क्या ट्रू होता है, एफ सी यू, और ये चूंकि इनपुट नेटवर्क की वजह से है इसलिए सबस्क्रिप्ट में इनपुट, सुपरस्क्रिप्ट में इनपुट लिख देते हैं। तो एफ सी यू के ऊपर क्या होता है, एक्स सी, और सी कौन सा है, सी टोटल इन है, सी इन टोटल ये किसके इक्वल होगा, इस रेजिस्टर आर एस के इक्वल। या दूसरे लफ्जों में अगर आप इसको पुट करते हैं तो आप एफ सी यू इसका एक्सप्रेशन पुट करते हैं तो फाइनली आपका आंसर ये आ जाता है 1/2 पाई आर एस इंटू सी इन टोटल। और अब आप बड़े आराम से अगर आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं, तो जैसे ये एम्पलीफायर गिवन है, एक एग्जांपल गिवन है, इस एग्जांपल में लिखा है मैंने, एग्जांपल यहाँ पर लिखा है, ठीक है जी। इस एग्जांपल में हमारे पास वो सेम नेटवर्क गिवन है, ठीक है जी, सेम नेटवर्क गिवन है, और यही सेम नेटवर्क गिवन है, लेकिन इसमें कुछ रजिस्टर्स और कुछ और वैल्यूज भी गिवन है, और ताकि हम FCU कंप्यूट कर सकें। तो हम जल्दी से करते हैं, ये लेक्चर तो हम कर लें पूरा। जैसे RG गिवन है, डिफरेंट कलर के मार्कर से कर लेते हैं ताकि वैल्यूज नज़र आ जाएं। RG गिवन है 10 मेगा ओम, और RL भी 10 मैग है, ओम मैं छोड़ रहा हूँ, RD 1K है, और RS बहुत छोटी है 50 ओम्स, और ये 10 वोल्ट्स है। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे CGD गिवन है, बिटवीन गेट एंड ड्रेन, ये कैपेसिटेंस गिवन है 3 पिकोफैरेड। अच्छा जी, एक CGS गिवन है, बिटवीन गेट एंड सोर्स, ये है 5 पिकोफैरेड। और एक GM ट्रांसकंडक्टेंस गिवन है, ट्रांसकंडक्टेंस है 6500 माइक्रोसीमेंस, और आपको फाइंड करना है FCU ड्यू टू नॉट आउटपुट बट इनपुट, ड्यू टू इनपुट नेटवर्क। तो वो आसान हो गया, ये आसान है। कैसे भला, फॉर्मूला गिवन है ना, ये गिवन है, ये है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है, ये नहीं है, ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में कह रहा है कि अगर आप FCU फाइंड करना चाहते हैं ड्यू टू इनपुट, ये वही है जो हमें फाइंड करनी है, ये वही है। तो आपको कंप्यूट करना है 1/2 पाई RS गिवन है 50 ओम्स, और C इन टोटल कैसे आया था, C इन टोटल आया था, आपको याद है C इन टोटल कैसे आया था? C इन टोटल के अंदर दो चीज़ें थी, एक वो कैपेसिटर जो कि सोलली इनपुट साइड पर है गेट टू सोर्स, प्लस एक और कैपेसिटर CGD, लेकिन उसका इनपुट मिलर प्लस AB से मल्टीप्लाई, सो CGS। तो हम जल्दी से कंप्यूट कर लेते हैं, लेकिन हम नहीं कंप्यूट कर सकते, क्यों भला? क्योंकि AB नहीं पता,
CGS भी पता है, CGD भी पता है। CGS तो ये है, कहाँ है, ये है CGS, ये CGD है 3 पिको, CGS है 5 पिको, यहाँ तक तो बात ठीक है। AV नहीं पता। AV कैसे कंप्यूट करते हैं? AV कंप्यूट करते हैं फॉर अ कॉमन सोर्स FET एम्पलीफायर। ये कॉमन सोर्स FET एम्पलीफायर है। इसके लिए हमने EDC, जो कि मैडम ने आपको कोर्स पढ़ाया था, वहाँ हमने पढ़ा हुआ है कि इसके AV का मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, GM RD, और अगर RL भी है तो RD इन पैरेलल विद RL, ये मैग्नीट्यूड होता है। तो ये इनपुट करना होगा। GM की वैल्यू 6500 माइक्रो, ये भी गिवन है। ठीक हो गया। तो 6500 माइक्रो ये भी गिवन है। तो 6500 माइक्रो RD इन पैरेलल विद RL, RD 1K है, 1K इन पैरेलल विद RL, RL है 10 मैग। ठीक हो गया जी। तो ये बन गया, कुछ बन गया, पता नहीं इसका क्या आंसर आता है, मैंने लिखा नहीं हुआ, लेकिन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कोई ना कोई आंसर तो आएगा ही। और उसके बाद आप C इन टोटल फाइंड कर सकते हैं। C इन टोटल होगा CGS, जो कि है हमें गिवन है, ये गिवन है 5 पिको प्लस 1 प्लस AV, AV आप यहां से ले आएंगे, टाइम्स CGD 3 पिको। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो मैंने यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। C इन टोटल का आंसर आता है 27.5 पिको। तो C इन टोटल आपको पता लग गया 27.5। आपकी जिंदगी आसान है, आप लिखें 1/2 पाई, RS की वैल्यू है 50 ओहम्स में है ये, और इसकी वैल्यू है 27.5 पिको। तो पिको क्या होता है, 10⁻⁻12। इसको ये आपने भूलना नहीं है, पिको को जरूर लिखना है साथ। पिको लिखेंगे तो वो मेगाहर्ट्ज बनेंगे। तो जनाब इसका आंसर आ गया 116 मेगाहर्ट्ज, 116 मेगाहर्ट्ज। तो ये क्या चीज है, ये है FC अपर, बट ड्यू टू इनपुट RC नेटवर्क, ड्यू टू इनपुट RC नेटवर्क है। FC अपर है लेकिन ड्यू टू इनपुट RC नेटवर्क। और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो था हमारा ECD 13, उसमें हमने लिखा था, उसमें हमने ये FCU ही फाइंड किया था, लेकिन ड्यू टू आउटपुट, और ये सेम एग्जांपल सॉल्व की थी। हम उससे क्विकली देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ठीक हो गया, क्विकली इसको देख लेते हैं, वो उसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, वो एक छोटा सा ही काम है। तो जब आप इसका आउटपुट पार्ट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है। इसी एम्पलीफायर का, ये जो आपके सामने ड्रॉ हुआ है, इसी एम्पलीफायर का जब आप आउटपुट पार्ट बनाते हैं, जब इसका आउटपुट पार्ट बनाते हैं तो वो कुछ ऐसा होगा, RD होगा, और ये कपलिंग कैपेसिटर बाईपास हो जाएगा, सॉरी शॉर्ट हो जाएगा, ये कपलिंग कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी पर, और फिर हमारे पास आ जाएगा ये RL, और ये होगा 2 ग्राउंड। और जब इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं तो ये हमारे पास बनता है एक, आपको पता है कि FETs होते हैं वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। यहाँ पर जो IG है वो डिपेंड करता है GM VGS पर, गेट टू सोर्स वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये करंट सोर्स है जो कि एक ट्रांसकंडक्टेंस आ कांस्टेंट टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ VGS है, AC VGS, इसीलिए इसको स्मॉल लिखा है, स्मॉल लेटर्स के साथ लिखा है।
और फिर है हमारे पास आर डी इन पैरेलल विद आर एल इन पैरेलल विद सम कैपेसिटर। ये कौन सा कैपेसिटर है? ये है सी आउट टोटल। ये कैपेसिटर है सी आउट टोटल। और हमने इस लेक्चर के स्टार्ट में देखा था, जब हमने एफईटीज पढ़े थे तो हमने ये देखा था कि एफ सी टोटल किसके इक्वल होता था, सॉरी सी आउट टोटल किसके इक्वल होता था? इनपुट साइड आउटपुट साइड का, जो वो कैपेसिटेंस जो कि सोलली आउटपुट साइड पर है, यानी सी डी एस ड्रेन टू सोर्स प्लस मिलर पार्ट ऑफ द कैपेसिटेंस दैट इज बिटवीन ड्रेन एंड गेट सी जी डी, और उसकी मिलर output Miller division, the part that is available at the output, that is 1 plus AV over AV times CGT। ये सी आउट टोटल है। अच्छा, तो हम ये कर सकते हैं कि इन दोनों को सॉल्व करके एक रजिस्टर बना सकते हैं। तो हम एक रजिस्टर को अगर रिमूव कर दें तो ये बन गया आर डी इन पैरेलल विद आर एल, और ये एक रजिस्टर बन गया। और फिर अगर हम इसके ऊपर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये करंट सोर्स ना रहा बल्कि वोल्टेज सोर्स बन गया, जो कि आर डी इन पैरेलल विद आर एल से मल्टीप्लाई होके जी एम वी जी एस आर डी इन पैरेलल विद आर एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये रजिस्टर आ जाएगा इन सीरीज, मतलब पैरेलल के ये रजिस्टर इन सीरीज आ जाएगा। तो और एट एफ सी यू फिर क्या होगा? एट एफ सी यू, इसको एरेज कर देता हूँ, ऊपर वाले पार्ट को एरेज, इसको मैं इसलिए एरेज नहीं कर रहा इस पार्ट को क्योंकि एक न्यूमेरिकल हमने सॉल्व करना है जिसका डेटा यहाँ पर गिवन है, इसलिए इस पार्ट को मैं जरा छोड़ रहा हूँ। ओके, तो एट एफ सी यू क्या होगा? एक्सी आउट टोटल किसके इक्वल होगा? इस रेजिस्टेंस के, आर डी इन पैरेलल विद आर एल। तो दूसरे वर्ड्स में एफ सी यू आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन लिख सकते हैं जो कि होगा 1/2 पाई आर डी इन पैरेलल विद आर एल टाइम्स सी आउट टोटल। तो ये एक्सप्रेशन है, और सी आउट टोटल किसके इक्वल है? सी आउट टोटल ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीक्वेंसी अगर हमें न्यूमेरिकली कंप्यूट करनी हो तो हमारे पास हमें एम्पलीफायर का आर डी पता होना चाहिए। आर डी हमें यहाँ देखें, अगर आर डी हमें पता है, आर एल पता होना चाहिए, वो भी पता है 10 मैग, और सी आउट टोटल पता होना चाहिए। जबकि सी आउट टोटल है सी डी एस भी हमें पता है। यहाँ मैंने सी डी एस नहीं लिखा था लेकिन डेटा में गिवन है सी डी एस। कुछ है सी डी एस यहाँ पर गिवन नहीं है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ है, देख लेते हैं, शायद पीछे कहीं गिवन हो। ठीक है, कुछ सी डी एस है जो कि मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ सी डी एस तो है। तो कोई सी डी एस की वैल्यू है वो आप यहाँ डेटा में गिवन होगी, आप ज़रा बुक से कंसल्ट कर लें, मैंने नोट्स में नहीं लिखी हुई। सी डी एस के लिए आप बुक देख लें, बुक में लिखी होगी, इस वक्त मेरे सामने बुक नहीं है। कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक, वहाँ लिखी होगी, मैं लिखना भूल गया हूँ अपने नोट्स में। आपने टेक्स्ट बुक में देखें, वहाँ पर सी डी एस की वैल्यू लिखी होगी, तो सी डी एस की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें, ये भी गिवन होगी। सी जी डी भी गिवन है 3 पिको, यहाँ पुट कर दें। ए वी हमने लास्ट में कंप्यूट किया था, जो इससे लास्ट लेक्चर है उसमें हमने ए वी कंप्यूट किया था जी एम आर डी इन पैरेलल विद आर एल से। ए वी हमने लास्ट लेक्चर में, ये 13 है, 12 में कंप्यूट किया था। ए वीज मैग्नीट्यूड इज जी एम टाइम्स आर डी
इन पैरेलल विद RL, ये हमने कंप्यूट किया हुआ है 6 पॉइंट समथिंग, मैंने वहाँ लिखना भूल गया था, 6.5 है इसकी वैल्यू। इसे कंप्यूट करते हैं। GM हमें गिवन है 6500 माइक्रो, RD भी गिवन है, RL भी गिवन है, तो 6.5 इसका आंसर आता है। तो A भी पता लग गया, ओह A भी पता लग गया, तो AB भी यहाँ पुट करते हैं, यहाँ और यहाँ पुट करते हैं। तो CDS और CGD गिवन है आपको क्वेश्चन में, AB आपने कंप्यूट कर लिया, तो आपने C आउट टोटल कंप्यूट कर लिया, और C आउट टोटल को जब आप यहाँ पुट करते हैं और RD और RL वहाँ पर गिवन है 1K और 10 मैग, तो आप FCU कंप्यूट कर लेते हैं। हमने इसकी FCU कंप्यूट की थी, ये बनती है FCU बनती है 46 मेगाहर्ट्ज, 46 मेगाहर्ट्ज। ये है FCU ड्यू टू आउटपुट नेटवर्क, ड्यू टू आउटपुट RC नेटवर्क, इक्विवेलेंट आउटपुट RC नेटवर्क। और इससे लास्ट लेक्चर में हमने एक और काम किया हुआ है, जिसमें हमने अभी देखा है थोड़ी देर पहले, हमने FCU इसी सेम एम्पलीफायर के लिए ड्यू टू इनपुट RC नेटवर्क भी कंप्यूट की थी, और इसकी वैल्यू थी 116 मेगाहर्ट्ज, 116 मेगाहर्ट्ज। ठीक हो गया। तो इनमें से कोई एक डोमिनेंट होगी, डोमिनेंट कौन सी होगी, 46 या 116? जब हम अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है, जब हम अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को देख रहे होते हैं तो स्मॉलर वैल्यू डोमिनेंट होती है, जब लोअर को देख रहे होते हैं तो लार्जर वैल्यू डोमिनेंट होती है। तो अगर हम इसका बॉर्डर प्लॉट बनाएं, बॉर्डर बना दें, यहाँ बना देते हैं बॉर्डर। जल्दी से आखिरी काम ये करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं, जुमे की नमाज का टाइम भी हो रहा है, बॉर्डर प्लॉट बना देते हैं। बॉर्डर प्लॉट, ये मिड बैंड गेन है, हमने जो कि आउटपुट दिखानी है, तो एक 46 मेगाहर्ट्ज पे है, एक 116 मेगाहर्ट्ज पे है, ये ऐसे करके ड्रॉप हुई। और उसके बाद ये वैल्यू थी आपकी FCU ड्यू टू आउटपुट, यानी ये थी 46 मेगाहर्ट्ज, और फिर उसके बाद ये ड्रॉप ज़्यादा हो गया, ये ड्रॉप था -20 dB पर डिकेड का, और ये डीके है -40 dB पर डिकेड। और ये किस फ्रीक्वेंसी पर है, ये फ्रीक्वेंसी है FCU ड्यू टू इनपुट, और ये है 116 मेगाहर्ट्ज। लेक्चर भी ख़त्म हो गया और मार्कर भी ख़त्म हो गया, मार्कर भी ख़त्म हो गया, और आज हमने ज़्यादा पढ़ा है, मार्कर ख़त्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं। और ये मिड बैंड है, तो दो कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं, दो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज हैं। तो जनाब ये हमने लेक्चर ख़त्म कर लिया, लेक्चर नंबर 13। अब रह गया 14 जो कि है टोटल हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। ये आप घर में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, इसको हमने पढ़ा हुआ है, और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स। चलें नेक्स्ट वीक में जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि हम इन दोनों को भी पढ़ लें, और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है जनाब, थैंक यू। काफ़ी सारे बंदे आ गए थे, 7 आ गए, ठीक है, थैंक यू।